हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम आपको आपके जीके और जीएस से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट से जोड़कर ये 50 क्वेश्चन का एक सीरीज आपके लिए बनाया है, जो आपका बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट 7वें चरण शिक्षक भर्ती का एग्जाम क्यों ना हो, बिहार पुलिस, मध्य निषेध, रेलवे, इसके अलावा एमटीएस का एग्जाम जो वर्तमान समय में हो रहा है, इसके अलावा और भी जो सीएचएसएल का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन आपको लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन के सीरीज में हम हर सब्जेक्ट को कैरी करने का पूरा कोशिश किया है और उसके साथ एनालिसिस उसका क्वेश्चन का ठीक बगल में आपको, ताकि आपको रिवीजन करने में ज्यादा कठिनाई ना हो और आपको रिवीजन हो सके चारों ऑप्शन को देखते हुए, और कौन सा ऑप्शन को छापना है ये भी आपको रिवीजन पूरी तरीके से हो सके। इसके लिए एनालिसिस को जस्ट उसके बगल में हमने डिफाइन कर दिया है। आप इसका पीडीएफ अभी तक अगर नहीं लिए होंगे तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिएगा, वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अगर कोई कठिनाई होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहां से आसानी से जुड़कर जितना भी सेट प्रैक्टिस अभी तक हुआ है वो सारे जीके जीएस का एक फुल कलेक्शन आपके पास हो सकता है, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर रहते हैं तो। इसके अलावा बता दें, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कलेक्शन हर एक सब्जेक्ट का है, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर यह सीरीज जो 50 क्वेश्चन का सीरीज है इतना इंपॉर्टेंट है अगर आपके नजर में कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चन को हम तैयार करते हैं। और आज का सेट जो 111 नंबर सेट है वो भी एक लाजवाब सेट प्रैक्टिस आपके लिए प्रस्तुत होगा, और आप देखिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और रिवीजन भी पूरा का पूरा करने का कोशिश कीजिएगा, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आगामी एग्जाम के लिए। चलिए, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। पहला ही क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय कृषि नीति। राष्ट्रीय कृषि नीति का गठन कब किया गया था? 2014 में, सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति को लाया गया था पहली बार सरकार के द्वारा। समुद्री मत्स्य नीति जो है वो 2004 में लाया गया था। नवीन विदेशी व्यापार नीति को लाया गया था, नवीन विदेशी व्यापार नीति को 2014 में लाया गया। और 7वां वित्तीय आयोग का गठन जो किया गया था वो 1978 ईस्वी में किया गया था। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में, समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति या नई विदेशी व्यापार नीति 2014 में, और 7वां वित्तीय आयोग का गठन 1978 ईस्वी में किया गया था। मैच आपका खाता 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है? आपका सही आंसर इसमें होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा जारी किया गया है। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम रिपोर्ट या नवीनतम सर्वेक्षण को जारी किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना सन 2006 में किया गया था। इसके पहले 2005 में भारत सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की संस्तुति के आधार पर इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। तो स्थापना करने का निर्णय सी रंगराजन समिति के सिफारिश के आधार पर या उनकी अध्यक्षता में किया गया था और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। क्लियर? ध्यान रखेंगे, नीति आयोग है ऑप्शन नंबर बी में। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग के आधार पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ईस्वी के अनुसार की गई थी। क्लियर? और वित्त मंत्रालय तो भारत का वित्त मंत्रालय है, ये है। क्लियर? तो आपका आंसर इसमें अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया था, यह नवीनतम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, जिसका गठन 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक सेट का अवेलेबल करवा देते हैं, आपको रिवीजन के लिए काफी बेनिफिट होगा।
तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, प्रत्येक सेट का रिवीजन करेंगे और उसका फुल एनालिसिस भी देखने का आप कोशिश जरूर कीजिएगा। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल किया गया है, किस किस को शामिल किया गया है वित्तीय क्षेत्र में सुधार में? ऑप्शन पढ़ेंगे, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो और SLR सॉलिड लिक्विडिटी रेशियो और इसको कम करना, यानी CRR और SLR को कम करना। ऑप्शन नंबर बी, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर का अविनियमन करना। क्या ये सभी भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए शामिल किया जाता है? बिल्कुल सही है, सभी का सभी को शामिल किया जाता है। वित्तीय क्षेत्र में अगर सुधार करना है तो इन सभी चीजें जो आपको ऑप्शन नंबर सी तक लिखा हुआ है सभी शामिल किया जा सकता है वित्तीय क्षेत्र में अगर सुधार करना है तो। अब समझेंगे, ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली, पूंजी व्यापार, सरकारी ऋण बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार आदि को बदलने के लिए उठाया गया कदम होता है। एक कुशल वित्तीय क्षेत्र जो होता है वो घरेलू बचत को जुटाने में सक्षम बनाता है और उत्पादक क्षेत्रों में उनका उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है। क्लियर? जो कुशल वित्तीय क्षेत्र में होगा, जो कुशल वित्तीय क्षेत्र कहलाएगा, वो घरेलू बचत को जुटाने में सक्षम बनाता है और उत्पादक क्षेत्रों में उनका उचित उपयोग करना सुनिश्चित करता है। अब वित्तीय क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाएगा इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो वित्तीय क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक को, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, निवेश कोष को, मुद्रा बाजार को, बीमा और पेंशन कंपनियां, रियल एस्टेट आदि को शामिल किया जाता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु 1991 ईस्वी में नरसिंघन समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक। तो हरियाणा राज्य जो है वहां पर एक भी अनुसूचित जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा और दूसरा राज्य पंजाब है। यहां पर कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब ST जो है वो निवास नहीं करती है। जबकि ध्यान रखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट की बात करेंगे, अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दो ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति यानी SC निवास नहीं करती है, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के घटक इसमें से हैं? अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना शामिल है, मेगा क्लस्टर्स ये भी शामिल है और विपणन सहायता और सेवाएं ये भी शामिल किया गया है राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम में। तो इनमें से सभी जो होगा वो राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए 7 योजनाओं का कार्यान्वित करता है, 7 योजनाओं को कार्यान्वित करता है यानी चलाता है। अब वो 7 योजना कौन सा है जरा ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब हस्तशिल्प विकास योजना, दूसरा है डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना, तीसरा है विपणन सहायता और सेवाएं, अनुसंधान और विकास, मानव और संसाधन विकास, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना और आधारभूत संरचना तथा प्रौद्योगिकी विकास। इन सभी को वर्तमान समय में राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम का घटक माना गया है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम 2021 से 22 में शुरू किया गया था और यह 2025 से 2026 के दौरान कार्यान्वित किया गया है, इसे तैयार किया गया है। क्लियर? 5 वर्षों के लिए 2021 में प्रारंभ किया गया, 21-22 में, और इसे 2025-26 तक का कार्यान्वित किया जाएगा या इसे लागू किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेक्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अब देखेंगे मॉन्टेक्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट डॉट, अब ऑप्शन बाकी बताएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मॉन्टेक्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी का आधार बनी थी? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का आधार बनी, या भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का आधार बनी? कौन आपका सही आंसर होगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का आधार बना था मॉन्टेक्यू-चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेक्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था जरा ध्यान दीजिएगा। तो मॉन्टेक्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे मोंटफोर्ड सुधार के नाम से शॉर्ट रूप में जाना जाता है,
अब कहीं दे देगा मोंटफोर्ट सुधार क्या है, तो आप इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं। मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को ही या मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार को शॉर्ट फॉर्म में मोंटफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किया गया एक सुधार एक्ट है, और इसका नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटेग्यू, जो राज्य सचिव थे भारत के, 1916 से 21 ईस्वी तक ये रहे थे राज्य सचिव, इसी के नाम पर रखा गया इस सुधार को मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अच्छा, चेम्सफोर्ड क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, तो इन दोनों के मिलाकर नामों को मिलाकर सचिव और गवर्नर जनरल दोनों के नामों को मिलाकर इसका नाम मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया। क्लियर? इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी का आधार पर बनाया गया था, क्योंकि 1919 ईस्वी में ही मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था और उसी के आधार पर इसे तैयार किया गया। लेकिन यह जो आधार बना वो अगला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का आधार बना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की इनमें से किस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है? तो पाइरुवेट और CO2, पाइरुवेट का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा में रूपांतरण जब होता है ऑक्सी श्वसन में, तो ऐसे स्थिति में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? अब जाहिर सी बात है जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है वह कौन सी श्वसन? ऑक्सी श्वसन कहलाता है। श्वसन तो दो ही प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। तो जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, और इस ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अवस्था पाइरुवेट और ऑक्सीजन की आवश्यकता पाइरुवेट का CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होने के लिए पड़ती है। फिर से ध्यान देंगे, पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा में रूपांतरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और यह एक श्वसनीय क्रिया होती है तथा श्वसन की इस क्रिया को ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सी श्वसन के एरोबिक रेस्पिरेशन और क्या है जरा समझिएगा। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला एक कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है जिसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल बनता है तथा ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसका अगर रासायनिक फॉर्मूला की अगर यदि जो बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, C6H12O6 प्लस CO2 जब अभिक्रिया करता है तो 6CO2 6H2O और 2830 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होता है, कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा यानी ग्लोबल मीथेन प्लेज, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करना है, यह किन देशों के मध्य एक प्रयास है? तो यह USA और यूरोपीय संघ के बीच एक प्रयास है। अब समझिएगा वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा क्या है। तो मीथेन उत्सर्जन में कमी हेतु कार्यवाही को उत्प्रेरित करने के लिए नवंबर 2021 में कॉप पार्टियों का एक सम्मेलन COP26 पार्टी का एक सम्मेलन हुआ जिसमें वैश्विक स्तर पर मीथेन प्रतिज्ञा शुरू की गई थी, और इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया था। इसमें 111 देश प्रतिभागी रूप में रहे जो मानव जनित वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के 45% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। भारत वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं है, लेकिन विश्व स्तर पर शीर्ष 5 मीथेन उत्सर्जकों में से एक है, और इसका अधिकांश उत्सर्जन कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। यानी भारत में मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में होता है। इस प्रतिज्ञा में शामिल होकर देश वर्ष 2030 तक 2020 के स्तर से कम 30% मीथेन उत्सर्जन को सामूहिक रूप से कम करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ध्यान रखेंगे, यह जो वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा सम्मेलन जो हुआ है वो मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जो COP26 देशों के बीच वैश्विक सम्मेलन हुआ था। क्लियर? हालांकि भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी भारत हिस्सा लिया और भारत अपनी प्रतिज्ञता को दिखाता है, प्रतिबद्धता को दिखाया कि हम भी मीथेन को उत्सर्जन को कम करेंगे। क्लियर है? तो ये USA और यूरोपीय संघ के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक में स्थित है?
तो टिस्को जो है वो धनबाद शहर, जो जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर के निकट है धनबाद। अगर जमशेदपुर रहता तो जमशेदपुर में इसका मुख्यालय है, लेकिन धनबाद है तो धनबाद इसका निकटतम शहर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा पहली बार किया गया था और 26 अगस्त 1907 ईस्वी को दोराबजी टाटा के द्वारा इसे स्थापित किया गया। टिस्को जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। टिस्को ने 2011 में कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू किया था और 2012 में जमशेदजी टाटा के 2011 नहीं, फिर से एक बार, टिस्को ने 1911 में कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू किया था और 1912 ईस्वी में जमशेदजी टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। यानी टिस्को के द्वारा स्टील का शुरुआत कब किया गया? 1912 ईस्वी में। पहले इसमें कच्चे लोहे का उत्पादन होता था 1911 ईस्वी में। 12 में जाके जमशेदजी टाटा समूह की एक शाखा बनी और तब से जाके टिस्को के द्वारा भी स्टील का उत्पादन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जरी शिल्प का प्रतिनिधित्व क्षेत्र है? तो जरी शिल्प का सबसे ज्यादा कार्य किया जाता है भारत में, वो है सूरत। गुजरात का सूरत शहर में जरी का काम ज्यादा किया जाता है। अब समझिएगा, ये जरी पारंपरिक रूप से भारतीय, पाकिस्तानी और फारसी कपड़ों में इस्तेमाल होने वाला सोने या चांदी से बना एक धागा होता है। क्लियर? भारत में 4 प्रकार की जरी का निर्माण होता है। एक होता है असली जरी, दूसरा होता है अर्ध वास्तविक जरी, तीसरा होता है नकली जरी और चौथा प्लास्टिक जरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सूरत जो है वो जरी उद्योग का प्रमुख उद्गम स्थल है, यानी जरी का उत्पादन जरी का काम सबसे ज्यादा सूरत में किया जाता है। इसके अलावा भी भारत की कई ऐसी शहरें हैं जहां जरी का काम किया जाता है, जैसे बरेली, वाराणसी, आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, बड़ोदरा, लातूर, जयपुर तथा बाड़मेर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखा स्थान है? लेह। ऑप्शन नंबर सी, लेह जो है वो भारत का सबसे सूखा स्थान के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लेह शीत मरुस्थल क्षेत्र होने के कारण भारत का सबसे सूखा क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता है। यहां पर वर्षा जो होती है वो 8 से 9 सेंटीमीटर की बारिश ही होती है। इस कारण से यह भारत का सबसे सूखा स्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ के ऋषि पत्तनम में पहला प्रवचन दिया था और भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले प्रवचन को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है और यह सारनाथ में स्थित है, ऋषि पत्तनम में। भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया करते थे। भगवान बुद्ध को कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसे कैवल्य की संज्ञा दिया गया था। भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध की मृत्यु के स्तूप को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका है जो सही कथन है? कथन पढ़ेंगे, 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि टीन और सीसा का इस्तेमाल फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। दूसरा है, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है, विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, क्योंकि सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत सर्किट में, तो विद्युतमय तार से ही जोड़ा जाएगा इसको, यानी जो डायरेक्ट जो करंट आता है उसी से यह जोड़ा जाता है। क्लियर? तीसरा है, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। फ्यूज बनाने के लिए फ्यूज के तार का गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 2 आपका दोनों ही सही है। जरा समझिएगा, विद्युत फ्यूज तार, इसका इस्तेमाल विद्युत परिपथ को अति भारण यानी ओवरलोडिंग या लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित जब होने लगता है। कहने का मतलब है कि जब हमारे घरों के इलेक्ट्रिक सर्किट में परिपथ में धारा ज्यादा प्रवाहित होने लगता है आवश्यकता से ज्यादा, ऐसे स्थिति में या शॉर्ट सर्किट जब कहीं पर हो जाता है तो ऐसे स्थिति में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, तब फ्यूज तार क्या होता है कि गर्म हो जाता है और गर्म होकर वह पिघल जाता है। अब गर्म होकर जब वह पिघल जाता है तो चूंकि यह डायरेक्ट इसमें जोड़ा जाता है, विद्युतमय तार को जोड़ा हुआ है, डायरेक्ट इसमें
टुक्का वाला तार जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण से आगे परिपथ में सप्लाई बंद हो जाता है। अब यह पिघल गया तो सप्लाई बंद हो जाता है, जिसके कारण से परिपथ जो है वो टूट जाता है और इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है तथा परिपथ से जुड़े उपकरण जो होते हैं वे सभी खराब होने से बच जाते हैं। इसलिए ही फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि फ्यूज तार, उसी फ्यूज तार का इस्तेमाल करना चाहिए जिस फ्यूज तार में लेड एवं सीसा का प्रयोग किया गया, सॉरी सीसा एवं टीन का प्रयोग किया गया है। अब आमतौर पर घरों में तांबे के तारों का प्रयोग कर दिया जाता है, जिसमें से किसी भी प्रकार के फ्यूज तार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्लियर? तो फ्यूज तार में सीसा जो होता है, क्योंकि मिश्र धातु का बना होता है सीसा और टीन का, तो जिसमें सीसा 37% और टीन जो होता है वो 63% इसमें होता है मिश्र धातु के रूप में। सबसे उच्चतम श्रेणी का जो फ्यूज तार होता है उसमें केवल टीन का प्रयोग किया जाता है, सीसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका गलनांक की बात करें तो 183 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन रेड रोज किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार के द्वारा ऑपरेशन रेड रोज की शुरुआत किया गया है। अब ध्यान देंगे, पंजाब के आबकारी विभाग ने अवैध शराब व्यापार और उत्पाद शुल्क से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 2020 में ऑपरेशन रेड रोज की शुरुआत किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाब में कब ऑपरेशन रेड रोज की शुरुआत की गई थी? तो 2020 में। हाल ही में जब यह शराब के अवैध आवासन और तस्करी को रोकने के लिए, मतलब आयात निर्यात को रोकने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस तकनीक जैसी सटीक ट्रैकिंग और निगरानी प्रणालियों का उपयोग कर रहा है। इसके कारण अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में वृद्धि हुई है और राजस्व में भी वृद्धि हुई है। तो पंजाब सरकार के द्वारा ऑपरेशन रेड रोज की शुरुआत किया गया है। किस लिए? तो अवैध शराब व्यापार को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आबकारी विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 12 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट रक्त का प्रवाह। वृक्क से औसतन 1200 सीसी रक्त का प्रवाह होता है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेट होता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 मिनट में कितना मिलीलीटर रक्त का फिल्ट्रेशन होता है यानी निस्यंदन होता है? तो 125 मिलीलीटर, जबकि दिन भर में 180 लीटर। वृक्क यानी किडनी क्या है? तो मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी में पाया जाने वाला मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में किडनी होता है। एक जोड़ा किडनी के रूप में पाया जाता है और इसका वजन 140 ग्राम का होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग को मेड्यूला के नाम से जाना जाता है और किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज भुगतान एक आइटम होता है किसका? तो राजस्व व्यय का एक आइटम होता है, वो है ब्याज भुगतान। समझिएगा ब्याज भुगतान को, तो जब धन को बैंक में जमा किया जाता है तो जमाकर्ता को आमतौर पर जमा की गई राशि के एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाता है बैंकों के द्वारा जहां वह जमा किया। या जब पैसा उधार लिया जाता है तो आमतौर पर ऋणदाता को बकाया राशि के एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाता है। इसे ही ब्याज भुगतान कहा जाता है। क्लियर? या तो पैसा जमा करेंगे या पैसा को ऋण लेंगे, तो एक निश्चित प्रतिशत के रूप में जमा कर रहे हैं तो जहां जमा कर रहे हैं वो हमें निश्चित ब्याज देगा, और या तो ऋण ले रहे हैं तो हमें जो पैसा ऋण लिया हूं उसके बदले में एक निश्चित प्रतिशत के रूप में हमें ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। इसे ही ब्याज भुगतान कहा जाता है और यह राजस्व व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी। सभी देश, इसमें से सब देश हैं जो भारत के हस्तशिल्प वस्तुओं का आयात करता है। कनाडा अपने अधिकांश भारतीय हस्तकला का आयात भारत से ही करता है। मतलब कनाडा में जितना भी हस्तकला वाला वस्तु है वो सारा का सारा आयात जो है वो भारत से, लगभग आयात भारत से ही करता है। तो कनाडा पहला देश हो गया। अब इसके अलावा भारतीय हस्तशिल्प के शीर्ष 3 आयातक देशों में से पहला स्थान अमेरिका का,
दूसरा स्थान आता है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। तीसरा स्थान जो आता है वो जर्मनी का आता है। भारतीय हस्तशिल्प के शीर्ष 3 आयातक, जिसमें से 2,96,408 शिपमेंट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है जो 55,020 शिपमेंट के साथ दूसरे स्थान पर, और जर्मनी 54,947 शिपमेंट के साथ तीसरे स्थान पर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वह 1932 ईस्वी में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक हुआ, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर को शुरू हुआ 1932 ईस्वी में और 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को समाप्त हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। वैसे कांग्रेस मात्र एक अधिवेशन में भाग लिया था, एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी इसके कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारत के कौन ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? B.R. अम्बेडकर। ध्यान रखेंगे। तो इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल होर थे, ये भी आप ध्यान देंगे, सैमुअल होर सचिव थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या 46 थी, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 46 सदस्यों ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड है, धूमकेतु यानी कॉमेट्स है, ग्रह यानी प्लैनेट्स है, लेकिन निहारिका जो है वो हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, यह एक बादल के रूप में पाया जाता है। ध्यान देंगे, क्षुद्र ग्रह या खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। पहला खोजा जाने वाला जो क्षुद्र ग्रह था वो सेरेस था, और इस सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह की खोज 1819 ईस्वी में गियुसेप पियाजी के द्वारा किया गया था। धूमकेतु की बात करें यानी कॉमेट्स की बात करें तो धूमकेतु को पुच्छल तारा इन स्टार विथ अ टेल, पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल के बर्फीले छोटे पिंड या पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं धूमकेतु, और इसकी खोज टाइको ब्राह्मणे नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। कई धूमकेतु की खोज हो चुकी है, जैसे हेली धूमकेतु जो 76 वर्षों के उपरांत दिखाई देता है, एकासेकी धूमकेतु जो दिन में दिखाई देने वाला एक धूमकेतु है, एरकी धूमकेतु प्रत्येक 3 साल पर दिखाई देने वाला एक धूमकेतु है, जबकि काहुतेक धूमकेतु जो है वो 75,000 वर्षों के उपरांत दिखाई देने वाला एक धूमकेतु है। ग्रह की बात करें तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, और ग्रह भारतीय विश्व के सौर मंडल में ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह हैं। क्लियर। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के रूप में। निहारिका या नेब्यूला क्या है? तो अंतर तारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतर तारकीय एक बादल होते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा जैसे उपस्थित होते हैं। क्लियर। तो यह एक प्रकार का बादल है, यह सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां स्थित है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल 759.99 वर्ग किलोमीटर है। यह 2004 में स्थापित किया गया था और इसमें 3 वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है, दाराह वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो बांकीपुर, वर्तमान समय जो पटना जंक्शन देख रहे हैं उस समय उसे बांकीपुर के नाम से जाना जाता था। तो बांकीपुर में कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में तथा इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद होते हैं और वो तीनों उत्पाद जो है वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है।
ध्यान दीजिएगा, क्लोर एल्कली एक प्रक्रिया में 3 उत्पाद हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया इसे कहा जाता है, क्लोर एल्कली रिएक्शन के नाम से यह जाना जाता है अंग्रेजी में। इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इसमें निर्मित उत्पाद क्लोर यानी क्लोरीन एवं क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। रिएक्शन की बात करें तो 2NaCl एक्वा के रूप में और 2H2O पर जब विद्युत प्रवाह किया जाता है, रिएक्शन दोनों के बीच में किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस के रूप में उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। इस क्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यह भी ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्लोर क्षार अभिक्रिया क्लोर एल्कली रिएक्शन में एनोड पर कौन सा गैस होता है और कैथोड पर कौन सा गैस होता है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलन क्रिया यानी फोल्डिंग किसका परिणाम होता है। तो बलन क्रिया जो होता है वो आपका परिणाम होता है पर्वत निर्माणकारी बल का परिमाण होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। जरा देखेंगे बलन क्रिया फोल्डिंग क्या है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है। यह बल 2 प्रकार से काम करता है, पहला तनाव मूलक बल और दूसरा संपीडनात्मक बल के रूप में, जिसके कारण धरातल में समबलन और बलन पड़ जाती है यानी दरार पड़ जाता है। क्लियर। तो बलन क्रिया यानी फोल्डिंग जो होता है वो पर्वत निर्माणकारी बल का परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु किशोर तथा तरुण किससे संबंधित है। शिशु किशोर और तरुण ये तीनों किससे संबंधित है। तो ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों संबंधित जो आपका है, पहले ध्यान देंगे शिशु किशोर तथा तरुण है क्या। तो यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा सूक्ष्म वित्त संस्थान के द्वारा छोटे या सूक्ष्म व्यापार उद्यमों एवं व्यक्तियों को गैर कृषि क्षेत्र में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या विस्तार करने अथवा स्वरोजगार उत्पन्न करने में सक्षम बनाने हेतु जमानत मुक्ति ऋण देने की एक योजना है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक उत्पाद एवं योजनाएं पहले ही बनाई जा चुकी है तथा लाभार्थियों की सूक्ष्म इकाई या उद्यमी के वृद्धि या विकास की अवस्था तथा धन की आवश्यकताओं को दर्शाने हेतु शिशु किशोर तथा तरुण नाम दिया गया है। तो यह एक वित्तीय उत्पाद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर होता है। यह 14 का अंतर होता है। आप समझेंगे कैसे 14 का अंतर होता है। तो 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्य के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर 14 होता है क्योंकि 2 समजातीय श्रेणी के सदस्य के बीच CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है और CH2 का आणविक द्रव्यमान की अगर बात करें, क्योंकि अंतर CH2 का होता है, तो CH2 का जो आणविक द्रव्यमान होगा वही अंतर हो जाएगा 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के बीच। क्लियर। तो CH2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12 और H2 है तो प्लस H हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1 और अणु का हाइड्रोजन का 2 तो 2 गुने 1 अर्थात 12 प्लस 2 बराबर 14 हो जाएगा। अतः 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर 14 का होता है क्योंकि उनके बीच CH2 का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास में माउंट हैरियट का संबंध किससे है। एंग्लो मणिपुर युद्ध से संबंधित है माउंट हैरियट। आप समझेंगे माउंट हैरियट क्या है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरियट है। यह माउंट हैरियट जो है वह लघु अंडमान में स्थित है। अब ध्यान देंगे, जहां मणिपुर के महाराजा कुल चंद्र सिंह
और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को एंग्लो मणिपुर युद्ध जो 1891 ईस्वी में हुआ था उसके दौरान कैद कर लिया गया था। मणिपुर के इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। मणिपुर 23 अप्रैल को एंग्लो मणिपुर युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में खोंग जोम दिवस मनाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। खोंग जोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में 23 अप्रैल को एंग्लो मणिपुर युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में मनाया जाता है। क्लियर? तो यह मणिपुर से संबंधित है, खोंग जोम दिवस 23 अप्रैल को। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा माउंट हैरियट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी ऊंची चोटी है, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर ही कर दिया गया है मणिपुर एंग्लो मणिपुर नाम इसका डाल दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ था एंग्लो मैरी युद्ध। यह युद्ध जून एंग्लो मैरी युद्ध जो है जून 1547 ईस्वी में घोषित हुआ, जब रेगिनल्ड पोल के भतीजे और विद्रोही थॉमस स्टेफोर्ड ने फ्रांस की सहायता से मैरी को पदच्युत करने के लिए इंग्लैंड पर चढ़ाई की। उसके बाद किले पर कब्जा कर लिया। युद्ध की वजह से इंग्लैंड और पोप के संबंधों में तनाव आ गया, क्योंकि पोप वॉल्सस्टम फ्रांस के राजा हेनरी के साथ थे। तो यह एंग्लो मैरी युद्ध 1547 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, यह एक यूरोपीय युद्ध है, फ्रांस में हुआ था। क्लियर? एंग्लो सिख युद्ध क्या है? तो इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने सिखों को पराजित कर दिया तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया था। यह लड़ाई 20 फरवरी 1846 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध के पश्चात 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य लाहौर की संधि यानी ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 हुई थी। अंग्रेजों ने सतलज नदी के दक्षिण ओर के सभी प्रदेशों को सिखों से छीन लिया था। राजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया पेंशन भोगी बना के। वर्ष 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी में है पाइका विद्रोह, 1817 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1857 ईस्वी के पहले सिपाही विद्रोह से लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 1817 ईस्वी में हुआ था। बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमार बार राय मुकुंद देव द्वितीय के सर्वोच्च सैन्य जनरल और रोडंगा एस्टेट के पूर्व धारक ने कोंढों के विद्रोह में शामिल होकर पाइका की एक सेना का नेतृत्व किया था। इन्होंने 2 अप्रैल 1817 ईस्वी के अंग्रेजों का सामना किया था। इस कारण से इसे पाइका विद्रोह कहा गया। पाइकों का राजाओं, जमींदारों, ग्राम प्रधानों और साधारण किसानों का समर्थन प्राप्त था। यह विद्रोह शीघ्र ही प्रांत के विभिन्न भागों में फैल गई। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे आप केवल इतना ही, पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मंझगांव डॉक शिपयार्ड ने डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। यह समझौता जर्मनी के साथ हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। मंझगांव डॉक ने जून 2023 में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए थीसेन क्रूप एजी की जर्मनी की समुद्री शाखा के साथ भारतीय नौसेना के लिए अनुमानित $5.2 बिलियन, ध्यान रखेंगे आंकड़ा पूछ सकता है, $5.2 बिलियन की परियोजना के लिए संयुक्त रूप से बोली लगने की संभावना व्यक्त की गई है और यह संभावना लगभग तय है। जर्मनी और भारत दक्षिण एशियाई देश में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं, क्योंकि यूक्रेन में रूस के लंबे समय तक युद्ध ने नई दिल्ली को अपने शीर्ष आपूर्तिकर्ता मॉस्को से सैन्य हार्डवेयर के अपने स्रोतों का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। तो भारत और जर्मनी के बीच मंझगांव डॉक ने जर्मनी के थीसेन क्रूप एजी कंपनी जो समुद्री शाखा है जर्मनी की, उसके बीच भारतीय नौसेना की एक अनुमानित $5.2 बिलियन का एक परियोजना पर समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सन 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया था। पलवई रंगैया नायडू, राजा सलवई रामास्वामी मुदलियार और पनापक्कम आनंद चेरलू के द्वारा किया गया था। तीन जनों के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में। नाम ध्यान रखेंगे, पलवई रंगैया नायडू, राजा सलवाई रामास्वामी मुदलियार
पनापक्कम आनंद चेरलू के द्वारा किया गया था। 29 दिसंबर 1884 ईस्वी और 2 जनवरी 1885 ईस्वी के बीच इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी मद्रास महाजन सभा का सम्मेलन आयोजित किया गया था। मद्रास महाजन सभा के पहले अध्यक्ष पलवई रंगैया नायडू को बनाया गया तथा इसके पहले सचिव बालाजी राव को बनाया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में कौन से विशुद्धता को शामिल किया जाता है? तो कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, ये ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? इसके अलावा जल विद्युत को भी शामिल किया जाता है, इसके अलावा यूरेनियम को भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जोड़ देता है? तो बॉब अलमंडेब जल संधि जो है वो हिंद महासागर और लाल सागर को आपस में जोड़ देता है। वही अगर बात किया जाए, अदन की खाड़ी और लाल सागर को आपस में जोड़ देता है, जबकि यमन यानी एशिया का क्षेत्र और जिबूटी यानी अफ्रीका के क्षेत्र को अलग कर देता है, विभाजित कर देता है, यही बॉब अलमंडेब जल संधि। हॉर्मुज जल संधि की बात करें तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ देती है, जबकि फारस यानी ईरान और यूएई यानी अरब को अलग कर देती है। बास्पोरस जल संधि की बात करें तो काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ देती है, जबकि वेटिकन सिटी और तुर्की को अलग कर देती है। मलक्का जल संधि की बात करें तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ देती है, जबकि मलेशिया और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया को अलग कर देती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जिनका जन्म 1902 ईस्वी में 11 अक्टूबर के दिन हुआ था और 1979 ईस्वी 8 अक्टूबर के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखेंगे, संक्षेप में इसे जेपी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इन्हें 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन को चलाया था पटना के गांधी मैदान से। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। 1998 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके अतिरिक्त इन्हें समाज सेवा के लिए 1965 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पटना के हवाई अड्डे का नाम इनके नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के नाम से इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण जो होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जब एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच वाला कोण 0 डिग्री कहलाएगा। आपतित किरण का स्रोत से आ रही किरण आपतित किरण, और जब दर्पण से टकराने के बाद वापस परावर्तित किसी क्षेत्र में होती है या उसी दिशा में होती है तो उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। क्यों? क्योंकि आपतित किरण की दिशा में ही अपरावर्तित हो जाता है और सेम माध्यम में वापस चला जाता है, जिसके कारण एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f को ऋणात्मक से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी यानी u भी ऋणात्मक होता है तथा प्रतिबिंब की दूरी यानी v धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि अनंत से आने वाली किरण को सिकोड़ देता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाला बड़ा वाला फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण होता है उसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में ENT ईयर नोज और टीथ वाला डॉक्टर जो होता है उसके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है और सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा क्षेत्र के संबंध में हेलिना एक क्या है? भारत के रक्षा क्षेत्र में हेलिना एक क्या है? तो हेलिना जो है वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है रक्षा क्षेत्र में भारत का। हेलिना को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला विकास संगठन जिसे DRDO द्वारा हैदराबाद द्वारा DRDO के मिसाइल और सामरिक प्रणाली मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम MSS क्लस्टर के तहत विकसित किया गया है और इसका सफल परीक्षण 2018 में किया गया था। इसकी अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है और इसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL के हथियार युक्त संस्करण के एकीकरण हेतु डिजाइन और विकसित किया गया है।
इस मिसाइल प्रणाली का प्रक्षेपण दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है तथा यह पारंपरिक कवच तथा विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्धक टैंक को भेदने में सक्षम है। हेलिना के वायुसेना संस्करण को ध्रुवस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह वायुसेना और जल सेना दोनों को प्रोवाइड किया गया है। तो वायुसेना वाला जो संस्करण हेलिना है उसे ध्रुवस्त्र के नाम से जाना जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। हेलिना डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड दोनों को लक्ष्य बना सकती है। अब यह डायरेक्ट हिट मोड क्या होता है? तो डायरेक्ट हिट मोड होता है कि पहले यह ऊंचाई पर जाता है और ऊंचाई से नीचे आकर यह लक्ष्य को भेद देता है। और टॉप अटैक मोड जो होता है केवल कुछ दूरी पर ऊंचाई पर जाके अपने लक्ष्य को भेद देता है, उसे टॉप अटैक मोड कहा जाता है। तो दोनों ही प्रकार के भेदन में यह लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTPS शब्द का क्या अर्थ होता है? अब अभी तक आप जानते होंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस बार है HTTPS। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका पूरा रूप होता है। अब चलिए जानिए इसके बारे में, इसका डिटेल। यह वह प्रोटोकॉल HTTPS जो होता है, HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह प्रोटोकॉल एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जहां एनक्रिप्टेड HTTP डेटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जाता है। कहने का मतलब HTTPS जो है वह एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जहां एनक्रिप्टेड HTTP डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। यह नेटवर्क पर डेटा सुनिश्चित करता है। मुख्य रूप से सार्वजनिक नेटवर्किंग जैसे वाईफाई में यह उपयुक्त होता है। HTTPS एन्क्रिप्शन द्विप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि डेटा क्लाइंट और सर्वर दोनों पक्षों पर एन्क्रिप्ट किया गया है। केवल क्लाइंट सर्वर से आने वाली जानकारी को डिकोड कर सकता है। यह तो HTTPS एक क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा का एन्क्रिप्शन करता है जो ईवस ड्रॉपिंग सूचनाओं के फोर्जिंग और डेटा से छेड़छाड़ होने से बचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इसके साथ साथ प्रार्थना समाज जो है वो भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर के द्वारा बंबई में 31 मार्च 1867 ईस्वी को किया गया था। प्रार्थना समाज के आंदोलन ने राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म समाज की प्रेरणा से ग्रहण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और R.G. भंडारकर के द्वारा बंबई में 31 मार्च 1867 ईस्वी को किया गया था। ध्यान रखेंगे। और इसकी प्रेरणा जो है वो ब्रह्म समाज से लिया गया 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित ब्रह्म समाज से। क्लियर। और प्रार्थना समाज के प्रमुख सिद्धांत जो है वो ईश्वर ही इस ब्रह्मांड के रचयिता है। ईश्वर की आराधना से ही इस संसार और दूसरे संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। ईश्वर अवतार नहीं लेता और कोई भी एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा अथवा प्रकाशित किया हो अथवा जो पूर्णतः दोष रहित हो। ये प्रार्थना समाज का प्रमुख सिद्धांत में शामिल था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण हो सकता है? तो इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। लगभग एक ही अक्षांश पर है लेकिन उन दोनों के बीच ऊंचाई में अलग अलग ऊंचाई है, जिसके कारण से जलवायु में भिन्नता है। अब देखेंगे अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 16 मीटर के ऊपर, मतलब कहने का मतलब यह है कि 16 मीटर के ऊपर दूरी तय करने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। अतः शिमला के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। क्यों? क्योंकि यह 1 डिग्री से यह जो है अमृतसर की तुलना में शिमला जो है वह ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर। अब प्रत्येक 16 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। क्लियर है। तो यही कारण है कि दोनों के बीच जलवायु में अंतर है। नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्यों के तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प उनके लिए
सुमेलित तो हो सकता है या सुमेलित को दर्शाया जा सकता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। कॉपर टी जो होता है इसका इस्तेमाल करने से निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो रुक जाता है। मुख की गोली खाने के फलस्वरूप क्या होता है, तो रोपण रुक जाता है। कंडोम का इस्तेमाल करने से क्या होता है, तो शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंच सकता, और नलिका उच्छेदन जो होता है वो अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। जरा बारी बारी से देखिएगा। कॉपर टी, जिसे कॉपर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, यह टी के शेप में एक प्लास्टिक का डिवाइस होता है जिसे डॉक्टर गर्भाशय के अंदर फिट कर देते हैं। इससे प्रेगनेंसी रुक जाती है और महिला को गर्भ धारण नहीं होने देता है। मुख की गोली क्या है, तो महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। नलिका उच्छेदन, जिसे ट्यूबेक्टोमी अंग्रेजी में कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं का बंध्याकरण की प्रक्रिया ट्यूबेक्टोमी यानी नलिका उच्छेदन कहलाती है, जबकि वैसेक्टोमी जो होता है पुरुषों का बंध्याकरण की प्रक्रिया वैसेक्टोमी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। नलिका उच्छेदन गर्भाशय को रोकने के लिए महिलाओं में इस्तेमाल किया जाने वाला नसबंदी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में महिला प्रजनन तंत्र यानी डिंब वाहिनी नलिका के एक छोटे से हिस्से को या तो बांध दिया जाता है या उदर में या योनि के माध्यम से एक छोटा चीरा बनाकर शल्य चिकित्सा के द्वारा उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। क्लियर, तो सही आंसर में मैच करेगा आपका बी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनारी द्वीप समूह एक द्वीप समूह है जो कहां स्थित है, तो कनारी द्वीप समूह जो है वो अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। कनारी आइसलैंड स्पेनिश इस्लास कैनेरियास स्पेन का एक कम्युनिडाइड ऑटोनोमा यानी स्वायत्त समुदाय है, जिसमें अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह शामिल है। निकटतम द्वीप उत्तर पश्चिम अफ्रीका, मुख्य भूमि से यह 67 मील की दूरी पर स्थित है। तो कनारी द्वीप समूह कहां, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएचपीसी ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एनएचपीसी ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान दीजिएगा। एनएचपीसी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ राज्य में 4 पंप स्टोरेज ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षरित किया है, और ये चारों पंप परियोजना जो है वो कालू, सावित्री, जालौंद तथा केंगड़ी के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना की कुल क्षमता 7,350 मेगावाट होगी और इसमें करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में पंप भंडारण परियोजनाओं का उपयोग करने पर जोर देता है, ताकि ऊर्जा संक्रमण 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का 500 गीगावाट और 2070 तक नेट जीरो के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हन द्वारा रचित पुस्तक इसमें से कौन सी है, तो अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है, मौर्यकालीन के बारे में चर्चा किया गया है। पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्र शर्मा के द्वारा किया गया था। पुराणों की कुल संख्या 18 है। राज तरंगिनी नामक पुस्तक की रचना जो है वो कल्हन के द्वारा किया गया था। इसमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा की गई है। क्यों? क्योंकि यह जो कल्हन जो थे वो कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अतः इस राज तरंगिनी नामक पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में ही चर्चा किया गया था। और यह जो पुस्तक है राज तरंगिनी, इस पुस्तक को भारत का प्रथम ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। राज तरंगिनी 8 तरंगों में विभक्त पुस्तक है, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या रहा है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का थीम जो रहा था वो खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय, यह 2022 का थीम रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और उन्हें रोकने के उपाय के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य था। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी मरवा दिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य 2022 की थीम थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम जो रही है वो खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। खाद्य मानक जीवन बचाते हैं 2023 का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय यानी थीम रहा है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन था और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषाओं में से कौन सी संविधान यानी 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा प्रविष्ट नहीं किया गया है? तो नेपाली मनी को लाओ। 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी को 3 भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को, लेकिन डोगरी भाषा को उसमें नहीं शामिल किया गया था। क्लियर? बारी बारी से देख लेंगे भारतीय संवैधानिक भाषाओं के बारे में। तो भारतीय संविधान का 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा 8वीं अनुसूची में, क्योंकि अनुसूची 8 में सभी संवैधानिक भाषाओं की चर्चा किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें संवैधानिक भाषा की संख्या 18 हो गई थी। हमारे मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 निर्धारित थी। 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा 15वें भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तब भाषाओं की संख्या 15 हो गई थी। कि बिल्कुल क्लियर है? और उसके बाद 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ, जिसमें 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया और भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में 18 हो गई। इसके बाद पुनः 2003 में 92वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 4 भाषा को जोड़ा गया, जिससे संविधान में भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई तथा इसे 2004 में इस चारों भाषा को 2004 में लागू किया गया। क्लियर? वर्तमान समय में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 है, जिसमें से तमिल जो कि 2004 में, संस्कृत जो कि 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिशा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा 6 भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा के रूप में है तथा तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा और ओडिशा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। क्लियर? शास्त्रीय सांस्कृतिक भाषा या शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जारी ग्राफिक उपन्यास का शीर्षक क्या रहा है? अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये ग्राफिक रहा है। अब इसके रचयिता शांतनु गुप्ता है, जिसने 6 मई 2023 को अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ के नाम से लॉन्च किया है। इस पुस्तक में आदित्यनाथ योगी के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट, उनकी मां सावित्री देवी, पंचूर गांव के उनके दोस्तों, कोटद्वार और ऋषिकेश में उनके कॉलेजों के सहपाठियों और शिक्षकों और साथियों द्वारा बताए गए प्रेरक संस्मरणों का संकलन किया गया है। शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्ट सेलर शीर्षक के नाम से पुस्तक लिखी है। वो है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश और दूसरा है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। ये दोनों पुस्तक योगी आदित्यनाथ पर शांतनु गुप्ता के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 ईस्ट रेंज कहां पर स्थित है? तो 19 ईस्ट रेंज जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, यानी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। 19 ईस्ट रीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम से निकलती है और दक्षिण की ओर एम्स्टर्डम और सेंट पॉल द्वीप के पूर्वी भाग तक फैली हुई है। यह हिंद महासागर को पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित कर देता है, यानी हिंद महासागर को 2 भाग में यह विभाजित कर देता है, 19 ईस्ट रीज पूर्वी और पश्चिमी के रूप में। इसे 90 ईस्ट रीज नाम दिया गया है क्योंकि यह 90वीं मेरिडियन के लगभग समानांतर स्थित है। क्लियर? 90वीं मेरिडियन के लगभग समानांतर स्थित है, इसलिए इसे 19 ईस्ट रीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था?
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण तथा कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। क्लियर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह लाखों का दान देता था। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के कार्य पर उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जरा डिटेल से देखिएगा इसको। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा कई छोटे और बड़े समितियों का गठन किया गया था, जिसके तहत जी.बी. मावलंकर को की अध्यक्षता में संविधान सभा के कार्यों पर समिति की स्थापना की गई थी। यानी संविधान सभा के कार्य समिति का अध्यक्ष जो थे वो जी.बी. मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल गया। ध्यान दीजिएगा, बी.आर. अम्बेडकर जो थे उसकी अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यानी कि बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हालांकि प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे और इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति तथा स्टेट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। प्रक्रिया समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बिल्ट इन उत्पाद है? बिल्ट इन अपवाद है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले अपवाद क्या है, इस टर्म को समझिएगा। कंप्यूटर में अपवाद क्या है? तो प्रोग्राम में अपवाद एक अप्रत्यक्ष घटना है जो किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान होती है। यानी जब कोई भी प्रोग्राम संपन्न होता है तो उसके दौरान होती है और इसके निर्देशों के प्रवाह में विघ्न डालती है, जैसे कि गलत इनपुट या असफल कनेक्शन। अपवाद जो होता है वह मुख्य रूप से 2 भाग में विभाजित होता है कंप्यूटर में, बिल्ट इन अपवाद के रूप में, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड अपवाद। तो बिल्ट इन अपवाद जो है वो अंतर्निहित अपवाद, इसको अंतर्निहित अपवाद कहा जाता है हिंदी में। तो अंतर्निहित अपवाद वे अपवाद हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइब्रेरी में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट बाउंड्स एक्सेप्शन, IO यानी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये सभी जो होते हैं वो बिल्ट इन अपवाद के उदाहरण है या अंतर्निहित अपवाद के उदाहरण है। जबकि यूजर डिफाइंड अपवाद क्या होता है, तो उपयोगकर्ता परिभाषित अपवाद एक कस्टम अपवाद है जिसे थ्रो कीवर्ड का उपयोग करके बनाया या थ्रो किया जाता है। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन में बिल्ट इन अपवाद कौन सा है? IO एरर यानी इनपुट आउटपुट एरर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक को उम्मीद है कि FY फाइनल ईयर 24 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? 6.3% कम होने का अनुमान लगाया गया है फाइनल ईयर 24 में विश्व बैंक के द्वारा। जरा आंकड़ा देखिएगा, तो विश्व बैंक ने फाइनल ईयर 2023 और 2024 में भारत की विकास दर 6.6% के पिछले अनुमान से कम होकर 6.3% रहने को भविष्यवाणी की है। फर्स्ट क्वार्टर में 2023 में, अब चूंकि फर्स्ट तिमाही जो होता है 2023 का फर्स्ट तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर, तिमाही कै गो? 4 गो वर्ष में। तो फर्स्ट क्वार्टर जो है 2023 में बेरोजगारी घटकर 6.8% हो गई, जो कि कोविड-19 की शुरुआत के बाद सबसे कम है। विश्व बैंक को अनुमान है कि फाइनल ईयर 25 के लिए जीडीपी विकास दर भारत का 6.4% और फाइनल ईयर 26 के लिए भारत का जीडीपी 6.5% होगी। विश्व बैंक की बात करें तो यह विकासशील देशों के लिए धन और ज्ञान के दुनिया के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। यह गरीबी कम करने, साझा समृद्धि बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में यूएसए के न्यू हैम्पशायर शहर में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है।
तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है वर्तमान समय में, तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैती कहां स्थित है? तो हैती जो है वो कैरेबियन सागर में स्थित है। हैती जो है वो कैरेबियन सागर में है। वेस्ट इंडीज के हिस्पैनियोला नामक द्वीप के पश्चिमी एक तृतीयांश भाग के रूप में विस्तृत गणतंत्र के रूप में हैती है, और इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में विंडवर्ड पैसेज, दक्षिण में कैरेबियन सागर और पूर्व में डोमिनिकन गणतंत्र स्थित है। क्लियर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा था? क्या यह शेयर करने योग्य है या नहीं है? आगे के एग्जाम के लिए क्या यह इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इसको पूरा सुनने के बाद आप खुद इसका आकलन लगाइएगा और इसे शेयर कीजिएगा, और कोई कमी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।